जी, वही 364 आईपीसी की धारा थी जिस आवाज की सजा है और अभी पता चल रही है कि अशरफ दोषमुक्त कर दिए गए। एक चीज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अतीक के खिलाफ मैं 6-7 मुकदमा लड़ा हूं, लेकिन इस तरीके की जो आज प्रक्रिया बन रही है वो पहले इस तरीके की नहीं थी। हमने तो कई मुकदमे लड़े हैं उनके विरुद्ध में, कोई भी गवाही देने की स्थिति में नहीं आता। कोई आदमी आ करके और गवाही दे दे, ये नहीं होता। अतीक साहब कभी किसी ने कोई गवाही नहीं दी? नहीं, कोई गवाही अभी तक नहीं दी। स्वेट्स का एक मुकदमा मैं अभी लड़ रहा था, उसमें भी अतीक को गवाह ने छोड़ दिया, ये पोजीशन थी। तो आज जो चल रहा है ये 2-1 घंटे मिनट में आज को दोष मुक्त किया गया है, 2 के खिलाफ एनबीडब्ल्यू किया गया है और 2 फरार हैं। अभी जो सूचना आई अभी इसके बारे में पता नहीं है, अभी इसके बारे में कोई पता सूचना नहीं मिली। जी अभी हाँ चला है, ये अभी आया है, अभी देख के बता रहे हैं, अभी 10 मिनट में आपको बता रहे हैं। अशरफ को ये बताया जा रहा है, अधिवक्ता लोग बता रहे हैं कि दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है कि अशरफ को दोष मुक्त किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी अधिवक्ताओं की चर्चा की जा रही है और एनबीडब्ल्यू भी किया गया है। इस पूरे मामले में दो आरोपी जो मामले अपहरण कांड में आरोपी थे वो नहीं है, उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी अतीक के खिलाफ कोई भी फैसला न्यायालय परिसर निकलकर यहाँ बाहर नहीं आया है। अवनीश, माहौल देखिए, कहीं ना कहीं जो 8 लोग गवाही देने के लिए खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन का राज स्थापित होता हुआ दिख रहा है। एक वक्त था, एक दौर था जब अधिवक्ता खुद कह रहे हैं 6 केस वो लड़े हैं, लेकिन कोई भी अतीक के खिलाफ गवाही नहीं देता था, अतीक के खिलाफ नहीं बोलता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब 8 लोगों ने अतीक के खिलाफ गवाही दी। अवनीश, कहीं ना कहीं शासन का राज कायम होता हुआ नजर आ रहा है। अवनीश ये निश्चित रूप से अतीक के खिलाफ इस पूरे मामले में आरोप तय हो गए हैं और सजा भी सुनाई जाने वाली है, लेकिन इस पूरे मामले में अशरफ को दोष मुक्त करार दे दिया है न्यायालय ने और इसके बाद 4 लोगों के खिलाफ सजा की बात कही है। 4 लोगों को कुछ देर में सजा सुनाई जाएगी और 2 आरोपी जिसमें नहीं आए थे उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू न्यायालय ने जारी कर दिया है फैसला। और देखिए, अगर अशरफ को अवनीश दोषमुक्त किया जाता है तो ये बड़ी खबर होगी। अगर अशरफ को दोषमुक्त कर दिया जाता है और उसकी पुष्टि होती है तो ये बड़ी खबर होगी। जी अवनीश बताएं। देखिए अब एक नया देखिए अधिवक्ता यहाँ मौजूद है, इनसे पूछते सर क्या अभी सूचना ये मिली है कि अतीक कुमार को, खान सौलत को जो हमारे यहाँ अधिवक्ता भी हैं और दिनेश पासी 3 लोगों को गिल्टी होल्ड कर दी गई है और उनका कन्विक्शन के लिए अभी या तो अभी जजमेंट करेंगे या कल परसों के लिए डेट लगा। सबको क्या दोष मुक्त करा दिया गया है? हाँ, ये अभी तक ये एनबीडब्ल्यू भी जारी की। कुछ लोग जो मुलजिमान यहाँ नहीं जीते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई। फैसला आने की उम्मीद है? अभी 2-3 बजे तक आ जाएगी। हाँ, लंच ब्रेक के बाद फैसला आएगा? हाँ, आ सकता है। लंच के बाद ही इस पूरे मामले अतीक खिलाफ समझौता फैसला आएगा, ये कहना है यहाँ का अधिवक्ताओं का। और 4 लोगों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए गए, उनको दोषी 2 लोगों को जो पूरी पैरवी में आरोपी थे वो नहीं आए तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। अवनीश, देखिए जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर एक बार फिर से अतीक अहमद ने अपने दहशत को बरकरार रखने की कोशिश की, अपने बेटे को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन अगर इस मामले में सजा होती है तो उसकी ताबूत में ये पहली कील होगी अवनीश। और शायद आपने देखा होगा कि सीबीआई भी अब इनकी याचिका को खारिज कर दी है। तो कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड को करने का उसका मैं उद्देश्य अपने बेटे असद को लॉन्च करने के बाद से उस आरोपी हालांकि अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, शूटर पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस जो आए बगैर जो दूर दराज संबंध रखने वाले लोग हैं, जिस मकान में वो रहती थी उस मकान बुलडोजर से उन्होंने गिरवा दिया। जो लोग उनके संबंध उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो मुख्य आरोपी वो अभी तक फरार है, अभी तक पुलिस की और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। बराबर ये कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से असद को लॉन्च करने के लिए ही उमेश पाल की हत्या कोई अप्रत्याशित अचानक नहीं की गई थी, बाकायदा चैलेंज देकर के अतीक ने कहा था। जबकि उमेश पाल की जब हत्या होगी तो पूरा नेशनल मीडिया उसको
सत्य नेशनल मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, बराबर सभी की सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ उमेश फैसला। बिल्कुल देखिए, और जिस प्रकार से आज फैसला सुनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश की ही नहीं अवनीश, पूरे देश की नजरें इस कुख्यात माफिया पर टिकी हुई है। इसके जो कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चर्चित थे। लेकिन फिर से हम एक बार उमेश पाल हत्याकांड पर जाएंगे। हालांकि देखिए, आज राजू पाल के मर्डर केस में जो गवाह उमेश पाल थे, उसके अपहरण मामले में सुनवाई है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये मामला गरमाया। देखिए कितनी सतर्कता से जेल में बैठते हुए एक हत्याकांड को अंजाम दिलवाया जाता है, और शूटर कहां से आते हैं, अंजाम देते हत्याकांड को, फरार हो जाते हैं। पुलिस को कोई हवा तक नहीं लगी अभी तक। इसमें जो शाइस्ता परवीन है, जो बेटा है इसका, वो फरार है, लेकिन पुलिस उनका पता नहीं लगवा पाई। यानी कि जितनी ही सूझबूझ और चालाकी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उतनी चालाकी के साथ फरारी। अवनीश देखिए, पुलिस और प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की नाकामयाबी कही जाएगी कि 24 फरवरी को हत्या हो चुकी है। उसके बाद अभी तक एक भी शूटर या मुख्य आरोपी जो फायरिंग कर रहे थे, जो बमबाजी कर रहे थे, जिन्होंने उमेश पाल के साथ साथ 2 निर्दोष पुलिस वालों की भी हत्या की थी, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। दूर नहीं, पुलिस की पकड़ के आसपास नहीं, पुलिस के सपनों में वो अपराधी नहीं आ रहे। तो कहना गलत नहीं होगा, पुलिस की लापरवाही की हत्या की जाए। भले 2 पुलिस कर्मियों की इसमें हत्या हुई, लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है। पुलिस उनको पहचान तक नहीं पाई, शिनाख्त नहीं कर पाई थी कि ये अतीक अहमद का बेटा असद है। जब स्थानीय लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति गोली चला रहा पिस्टल से, ये अतीक अहमद का बेटा असद है, तब जाकर पुलिस की आंख खुली थी, तब जाकर इस मामले में थोड़ी बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसके बाद से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है, और पुलिस उनकी सपने में, पुलिस के सपने में वो लोग नहीं आ पा रहे जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अवनीश, जहां एक तरफ चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करने में लगा हुआ है, जिस प्रकार से तो आपराधिक मामले में जिस तरह से संलिप्तता पाई जाती है, सजा होते ही सदस्यता रद्द कर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद जेल में रह के भी चुनाव लड़ता रहा और जीतता रहा, और उसे तमाम पार्टियों से टिकट भी मिलता रहा। चुनाव आयोग की भूमिका पे भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर देता है। अवनीश देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका अगर बात करें, जेल में रहकर एक अपराधी चुनाव लड़ सकता है, जेल में रहकर एक अपराधी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जेल में रहकर एक व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। ये अपने आप में एक अलग ही बात है ना। चुनाव आयोग अगर इसको देखे, भाई अगर आदमी अपराध करने के बाद जेल आ रहा और जेल से बैठ के चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो जेल में बंद, उसको वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है? जेल में बैठे व्यक्ति को जेल वोट डालने का अधिकार नहीं, लेकिन जेल में बैठे बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार जरूर चुनाव आयोग दे देता है। तो कहना गलत नहीं। वो जेलें जो आज की डेट में जेल उत्तर प्रदेश की, वो ऐसा बन गई अपराधियों की। जेल में हर वो चीज उपलब्ध है जो बाजारों में, मॉल में, शॉपिंग मॉल्स में उपलब्ध नहीं है। हर वो चीज जेल में उपलब्ध होती है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे असलाहे हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, हर वो चीज जेलों में बैठकर पूरी रणनीति बनाई जाती है। जेलों से बैठ के पूरी रणनीति की जाती है। चाहे किसी प्रदेश की बात की जाए, जेल में बैठकर अपराधी किस तरीके से अपना पूरा चला रहे हैं। अभी हाल में देखा आपने, सिद्धू मूसेवाले की पंजाब में हत्या हुई, कई ऐसी जगहों पर घटनाएं हुई। मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठ कई घटनाएं करा दी। अतीक अहमद ने गुजरात में बैठकर और सब ने बरेली जेल में बैठ करके उमेश पाल की हत्या करा दी। तो क्या कहा जाएगा? ये कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। बिल्कुल। देखिए अवनीश, जिस प्रकार से जो अपराधी होता है वो अपने आप को ज्यादा जेल में सुरक्षित महसूस करने लगा है। उसको लगता है वो जेल में है, उसको कुछ होगा तो जेल प्रशासन पे सवाल उठेगा, और जेल में बैठ के बड़ी ही शातिर तरीके से जो अपराधी है इस प्रकार के हत्याकांडों को अंजाम दिलाते हैं, तमाम तरह के गैंग चलाते हैं, लूट फिरौती जैसे तमाम हत्याकांडों को अंजाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल ये जेल प्रशासन पे भी खड़े कर देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका की हम बात कर रहे थे अवनीश, अगर जिस प्रकार से आजम खां की सदस्यता रद्द की गई, मुख्तार की सदस्यता रद्द की गई, उसी प्रकार से अगर कठोर तरीके से चुनाव आयोग तमाम ऐसे अपराधियों के भी सदस्यता रद्द करे जिनपे इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे हैं, या फिर कुछ ऐसी क्राइटेरिया लाया जाए कि जिसके भी ऊपर इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें टिकट कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है ना दे, तो शायद थोड़ा लगाम इस प्रकार के अपराधियों पर लग सकता है। अवनीश, ये निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ अगर जब तक प्रभावी कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा, जेल भेजेगा अपराधियों कुंडली बना करके उनके अपराध चुनाव लड़ने पे रोक नहीं लगाएगा, तब तक इस तरीके के अपराधी जेलों में बैठ के चुनाव लड़ते रहेंगे और सामने आकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। उमेश पाल अपहरण के बाद उमेश पाल की हत्या कांड भी एक इसी का एक नजीर है कि निश्चित रूप से अगर समय रहते, पूरे मामले में समय रहते कार्रवाई हो जाती, कानून व्यवस्था कानून की तरफ से सही पैरवी हो जाती, न्यायालय सही प्रक्रिया पैरवी हो जाती, तो 17 साल तक उमेश पाल को अपने अपहरण कांड में
सजा सुनने के लिए इंतजार न कर पाता। हालांकि उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनके परिजन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि उमेश पाल अपहरण हुआ था उस वक्त अगर समय रहते कार्रवाई करती। तो जो मुकदमा उमेश पाल 2006 में अपने अपहरण का लिखाना चाहते हैं 2007 में तब दर्ज हुआ जब सरकार बदल गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में उमेश पाल का मुकदमा नहीं लिखा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते। जब सरकार बदली, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब जाकर उमेश पाल के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद भी लचर पैरवी ही थी कि 17 साल तक इस मामले में सुनवाई चलती रही, अपीलें चलती, दलीलें सुनती चलती रही, गवाह गुजरते, गवाह मुकरते रहे, गवाह टूटते रहे। जब वादी पक्ष ने अपनी तरफ से 8 गवाह पेश किए तो आरोपी पक्ष ने 54 गवाह पेश कर दिए। तो ये लचर पैरवी तो कही जाएगी अभियोजन की। अभियोजन सही समय अगर सही पैरवी करता 17 साल तक उमेश पाल को इस मामले में फैसले का इंतजार न करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बात मायावती सरकार की तो अवनीश मायावती सरकार को अगर याद किया जाए तो उसी वक्त इसको फरार सांसद घोषित किया गया था, इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। तमाम इसके गैंग का जो एसआई होता है IS इंटर स्टेट 2027 जो होता है उसके तहत अंतर्राज्यीय अपराधी इसे घोषित किया गया था। उस वक्त उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके पहले ये माननीय बनता रहा, इसे टिकट मिल